हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद भारत का विदेशी व्यापार। स्टूडेंट्स, सरकार ने स्वतंत्रता के बाद भारत का विदेशी व्यापार के विकास के लिए काफ़ी कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसके अंतर्गत भारत के विदेशी व्यापार में काफ़ी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिए हैं, जिसके कारण व्यापार के परिणाम, व्यापार की रचना और व्यापार की दिशा में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, विदेशी व्यापार का परिणाम। स्टूडेंट्स, 1951 के आरंभ में भारत के विदेशी व्यापार के जो परिणाम हैं वो इस तरह से हैं। पहला, निर्यातों और आयातों में प्रतिशत वृद्धि आधार प्रभाव के कारण थी। मतलब कि निर्यातों और आयातों का परिणाम शुरू से ही बहुत नीचा था, जिसके कारण कुल परिणामों में थोड़ी सी भी वृद्धि प्रतिशत वृद्धि के रूप में महत्वपूर्ण लगती थी। दूसरा, भारत के निर्यातों और आयातों में वृद्धि तो हुई, लेकिन वैश्विक व्यापार में भारत के भाग में कमी आई थी। तीसरा परिणाम है, भारत का विदेशी व्यापार में हिस्सा तभी बढ़ा जब भारत ने आर्थिक सुधारों को अपनाया। अब हमारा आता है विदेशी व्यापार की रचना। स्टूडेंट्स, व्यापार की रचना का मतलब होता है निर्यातों और आयातों में वस्तुओं के प्रकार। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार की रचना के संदर्भ में जो मुख्य परिवर्तन हुए हैं वो इस प्रकार हैंगे। पहला परिवर्तन है कृषि निर्यातों के प्रतिशत भाग में वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद कुल निर्यातों में कृषि मदों के प्रतिशत भाग में काफ़ी गिरावट आई थी, जिसके कारण घरेलू उद्योगों के लिए भारत की कृषि वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया और घरेलू आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया था। दूसरा परिवर्तन है परंपरागत मदों के प्रतिशत भाग में गिरावट। स्टूडेंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के निर्यातों की जो परंपरागत मदें थी, जिसमें जूट, चाय, खाद्यान्न और खनिज शामिल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी करी गई थी, क्योंकि परंपरागत मदों के लिए घरेलू मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण सरकार को कुल निर्यातों में से इनका भाग घटाना पड़ा। तीसरा परिवर्तन है विनिर्मित वस्तुओं के प्रतिशत भाग में वृद्धि। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की कुल निर्यातों में विनिर्मित वस्तुओं के भाग में काफ़ी वृद्धि की गई थी, जिसमें हीरे, कीमती वस्तुएं, मशीनरी, यातायात के साधन शामिल थे। स्टूडेंट्स, भारत की जो ये विदेशी व्यापार रचना है ये बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब कोई पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था नहीं रही। अब हमारा अगला टॉपिक है विदेशी व्यापार की दिशा। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या हम कह सकते हैं 1951 के बाद से ही भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में काफ़ी परिवर्तन तथा विस्तार हुआ है, जिन्हें हम इन बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला, स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर ग्रेट ब्रिटेन तक ही सीमित था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में हमारा विदेशी व्यापार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ईरान, जापान, यूएई, यूके, बेल्जियम, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया और भी काफ़ी देशों के साथ होता रहा है। दूसरा बिंदु, भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में अगर हम देखें तो जो यूएई है वो हमारे विदेशी व्यापार का प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा हैगा। तीसरा बिंदु है भारत के निर्यातों में अमेरिका का भाग बहुत ज़्यादा अधिक है। चौथा, भारत की निर्यातों में चीन का भाग बहुत ज़्यादा कम है, किंतु आयातों में भाग सबसे ज़्यादा अधिक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार के कारण चीनी बाजारों में भारतीय वस्तु की अपेक्षा भारतीय बाजारों में चीनी वस्तुएं काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी हैं, जिसके कारण चीन को किए गए निर्यातों की तुलना में चीनों से किए गए आयात बहुत ज़्यादा अधिक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स 1951 विभाजन का वर्ष। स्टूडेंट्स, भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में 1951 में काफ़ी परिवर्तन किए गए थे, जिसके कारण इसको
विभाजन का वर्ष कहा गया है। स्टूडेंट्स, भारत में जो ये परिवर्तन किए गए थे उसके कारण है 1990 से पहले जो भारत में व्यापार की नीति चल रही थी वो एक अलग प्रकार की थी। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति पर निर्भर कर रहा था। तीसरा, 1991 से पहले भारत के निर्यातों और आयातों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही थी। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ टॉपिक है आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति। स्टूडेंट्स, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति का मतलब आयात प्रतिस्थापन नीति से है, जिसका अर्थ होता है देश के भीतर उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जिनका आयात हम देश के शेष विश्व से कर रहे हैं, ताकि विदेशी विनिमय कोष को बचाया जा सके। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत घरेलू उद्योगों को गहन आयात प्रतिबंध तथा भारित आयात शुल्क द्वारा संरक्षण दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के घरेलू उद्योगों पर अच्छे प्रभाव, जिसके अंतर्गत पहला अच्छा प्रभाव है संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर। स्टूडेंट्स, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के कारण सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का भाग लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन में भी काफी विकास हो रहा है। दूसरा लाभ है औद्योगिक समृद्धि की विविधता। स्टूडेंट्स, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति से पहले आधुनिक उद्योग कपड़ा तथा पटसन के उद्योग तक ही सीमित था, किंतु आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के कारण अब इंजीनियरिंग वस्तु, उपभोक्ता वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो गई, ऑटोमोबाइल वस्तुएं, इन सब का भी उत्पादन किया जाने लगा है। तीसरा लाभ है निवेश के अवसर। आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे उन लोगों को निवेश के नए अवसर प्राप्त हुए हैं जिनके पास निवेश के लिए अधिक पूंजी नहीं थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे निवेश के नए अवसर का मतलब स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने से हैगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे आते हैं आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के घरेलू उद्योग पर बुरे प्रभाव। स्टूडेंट्स, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के अच्छे प्रभाव से ज़्यादा बुरे प्रभाव रहे हैं, जिनमें पहला बुरा प्रभाव है अकुशल सार्वजनिक एकाधिकार का विकास। स्टूडेंट्स, इस नीति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को संरक्षण देने के कारण अकुशल एकाधिकार का जन्म हुआ है, जिसे हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। दूरसंचार पर लगभग 1990 तक सरकारी क्षेत्र का ही एकाधिकार था। यह सब जानते हैं कि लोगों को कई वर्षों तक फोनों के कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। दूसरा बुरा प्रभाव है प्रतियोगिता के अभाव का कारण है आधुनिकीकरण का अभाव। स्टूडेंट्स, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के अंतर्गत हमारे घरेलू उद्योगों को विदेशी उद्योगों से संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके कारण जो घरेलू उद्योग थे उन्होंने अपने उद्योगों को और वस्तुओं को अच्छा बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करे थे, जिसके कारण 1991 में ये उद्योग विदेशी वस्तुओं के सामने हार गए। तीसरा बुरा प्रभाव है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध विस्तार। स्टूडेंट्स, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों का काफ़ी विस्तार और विकास किया गया, किंतु निजी क्षेत्रों के उद्योगों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण, दस्तावेजों द्वारा सीमित किया गया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अतिरिक्त निजी उद्यमियों के निवेश के अवसरों को भी खुद ही प्राप्त कर लिया। चौथा बुरा प्रभाव है आर्थिक रूप से अव्यवहार्य सरकारी उद्यम एक राजनीतिक व्यवस्था। स्टूडेंट्स, जो उद्यम आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होते हैं उन्हें निजी उद्यम बंद कर देते हैं।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे अव्यवहार्य उद्योग उन्हें कहा गया है जिनमें कई वर्षों से हानि हो रही है किंतु जो सार्वजनिक उद्योग हैं वे लगातार हानि उठाते रहते हैं क्योंकि ये उनकी एक राजनीतिक व्यवस्था हो जाती हैगी। अंत में सरकार ने यह महसूस करा कि आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति के अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव से कम है। इसलिए सन 1990 के अंत तक भारत ने नई आर्थिक नीति को लागू करने के संबंध में गंभीरता से विचार किया और सन 1991 में इसे वास्तविक रूप से लागू कर दिया। इस नई आर्थिक नीति के बारे में स्टूडेंट्स हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इकोनॉमिक्स के और वीडियोस को देख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।